हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी के अंतर्गत हमने रिवीजन क्लास के तौर पे यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर दी है। और साथ ही दोस्तों, ये नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अब आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये वास्तविक रूप से शॉर्ट्स नोट्स ही हैं दोस्तों, और आपने इनको जो है, इनमें अगर आपको कोई कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, उनको आप ऐसे तरीके से नोट कीजिएगा कि एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास 10 से 15 पेज का ही नोट्स तैयार हो, और जो आपके लिए काफ़ी मददगार हो उस समय के लिए, ठीक है। बाकी अन्य भी कोई चीज़ अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप उनको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी लगातार आती रहेंगी, और ये हमारे रिवीजन क्लासेस भी लगातार चलती रहेंगी। तो इसलिए आप हिंदी के जो एप्लीकेंट रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट हैं हमारे, तो वो सभी लोग जो है हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी क्लासेस आपको लगातार मेंबरशिप वाले उसमें सेक्शन में देखने को मिलती रहेंगी। तो आप ज्वाइन सेक्शन में जाइए और मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको क्लासेस रेगुलरली यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। साथ ही यूट्यूब पर भी हमारे वीडियो आती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आज के क्लास में, और इससे पहले ही क्लास में हमने जो क्लास 121 है दोस्तों, उसमें रासो काव्य तक हमने स्टडी कर लिया है आदिकाल का। और आज हम बात करेंगे रासो काव्य के मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जिसमें हमारा वीर गाथात्मक रासो काव्य है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो, ठीक है। ये हमने 5 के 5 इसमें स्टडी किए थे। और श्रृंगार परक रासो काव्य के अंतर्गत हमने विशाल देव रासो, संदेश रासस और मुंज रासो, इस पर हमने चर्चा की थी। और धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत हमने बात की थी कि उपदेश रसायन रास, चंदन वाला रस और स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंतगिरी रास, इस पर हमने चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मेन हम पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वीराज रासो के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो इसलिए जो है, आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तैयार कर ले जाएंगे अगर आप इस क्लास को अच्छे से सुन लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 3 से 4 अंक आपको ये क्लास बहुत आसानी से दे देगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो है, ये किसकी रचना है? ये है चंद वरदाई की रचना है। और रासो काव्य जो है परंपरा का प्रतिनिधित्व व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों, ये जो है रासो, जो पृथ्वीराज रासो है, चंद वरदाई द्वारा लिखित एक काव्य है। और ये जो है प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के तौर पे हिंदी काव्य के अंतर्गत जाना जाता है। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, और साथ ही काव्य रूप प्रबंधन इसके अंतर्गत है। साथ में रस, वीर रस व श्रृंगार रस से उत्प्रोत है ये। और इसके अंतर्गत जो अलंकार है दोस्तों, वह है अनुप्रास और यमक अलंकार की इसमें प्राथमिकता देखने को मिलती है। क्योंकि चंद्रवरदाई का जो प्रिय अलंकार है दोस्तों, वह है आपका अनुप्रास और यमक अलंकार। तो रासो काव्य किस पे, ये क्या है कि एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और आदिकाल का इस सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। साथ ही काव्य रूप प्रबंध इसके अंतर्गत है, और जो रस है, इसमें वीर रस और श्रृंगार रस है, ठीक है। अनुप्रास और यमक अलंकार की प्राथमिकता इसमें देखने को मिलती है। इसमें छंद की बात करें दोस्तों, इसमें विविध छंद लगभग 68 इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है। और साथ ही गुण, ओज व माधुरी गुण से युक्त है ये पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को एक साथ देखने को मिल मिल जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे इस नोट्स के अंतर्गत। साथ ही इसमें जो भाषा है, वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। और मिश्रित ब्रज भाषा तथा इसकी जो शैली है, वो पिंगल शैली है दोस्तों। पिंगल शैली हमने बताया था आपको, माधुर्य गुण प्रधान शैली होती है। और डिंगल जो शैली है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपका कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है, जबकि पिंगल शैली में मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो भी चंद्रवरदाई द्वारा रचित है और राजस्थानी भाषा में लिखित है। इसमें मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और शैली इसमें जो है पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है।
पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज जो चौहान शासक हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके उनके युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो चंद बरदाई उनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज चौहान जो दरबारी कवि होते थे हिंदी के अंतर्गत पहले, वो जो है उन राजाओं की वीर गाथाएं गाया करते थे, उनके जो है उनके आत्मकथाएं लिखा करते थे, उनके कहानियां लिखा करते थे। तो वही काम इसमें चंद बरदाई ने किया है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का जो है उन्होंने पूरा जीवन परिचय इसके अंतर्गत दिया है और उनके युद्धों और उनकी जो है विवाहों का इसमें जो सजीव वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद बरदाई द्वारा लिखित है, पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रामाणिक रचना है दोस्तों, यानी कि इसकी प्रामाणिकता जो है अर्ध प्रमाणिक है ये। तो इसलिए जो है कौन सा काव्य जो है अर्ध प्रमाणिक है अगर पूछा जाए तो वह है पृथ्वीराज रासो। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला जो परमाल रासो है। परमाल रासो भी हिंदी काव्य के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि परमाल रासो के बारे में। तो परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। ठीक है, किसकी रचना है ये परमाल रासो? ये है जगनिक की रचना है। मूल रूप से ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है। तो किस काव्य खंड को आल्हा खंड काव्य कहा जाता है? वो है दोस्तों परमाल रासो। और परमाल रासो की जो रचना की थी वो जगनिक के द्वारा की गई थी। इसका जो छंद आल्हा या वीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए इसको आल्हा खंड जो है इसका छंद किस में प्रसिद्ध हुआ है? इसका आल्हा खंड का जो छंद प्रसिद्ध हुआ है वो आल्हा या वीर, इन दो नामों से जो है प्रसिद्ध हुआ है। अगला है दोस्तों संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान का ये है, और संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान का है। यह एक विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य ये आधारित है दोस्तों, संदेश रासक। ठीक है, तो अब्दुल रहमान का है ये, इसके रचयिता अब्दुल रहमान है। और किस प्रकार का काव्य है? विरह काव्य है। तो कौन सा काव्य विरह काव्य है इसको आप जरूर नोट करेंगे, संदेश रासक। ठीक है, किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। रासो काव्य की जो सामान्य विशेषताएं दोस्तों क्या हैं? एक तो ऐतिहासिकता व काल्पनिकता का सम्मिश्रण इसके अंतर्गत किया गया है। तो रासो काव्य में क्या क्या सामान्य विशेषताएं? एक तो ऐतिहासिकता और कल्पना का सम्मिश्रण इसके अंतर्गत है। दूसरा, प्रशस्त काव्य पर यह आधारित है। तीसरा है युद्ध व प्रेम का वर्णन इसके अंतर्गत हुआ है। क्या हुआ है? युद्ध व प्रेम का वर्णन। ठीक है, तो एक तो ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण इसके अंतर्गत है। दूसरा, प्रशस्ति काव्य है। तीसरा है युद्ध और प्रेम का वर्णन इसके अंतर्गत हुआ है। और साथ ही वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। वैविध्यपूर्ण भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके अलावा डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। ठीक है, डिंगल पिंगल शैली दोनों का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। साथ ही छंदों की बहुमुखी प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में कि कौन सा रासो काव्य है जिसकी जो पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो एक तो ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण इसके अंतर्गत है। दूसरा, प्रशस्त काव्य है। तीसरा है युद्ध और प्रेम का वर्णन इसके अंतर्गत हुआ है। चौथा है वैविध्यपूर्ण भाषा, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग और छंदों की बहुमुखी प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप इसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नोट करके रखें और अपने प्रिपरेशन जो है लगातार करते रहें। अब और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेते हैं जो दोस्तों। पहला है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को बात बताएं तो दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये सामंत व राजकवि के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रवरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो है उसका तो हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे चंद्रवरदाई पर। तो ये क्या थे? दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि के तौर पे चंद्रवरदाई को जाना जाता है।
अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। क्या था इनका मूल नाम? जो अमीर खुसरो हैं दोस्तों, इनका मूल नाम अबुल हसन था। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया था। ठीक है, तो इनका नाम अबुल हसन था, लेकिन इनको जो है अमीर की उपाधि दी गई थी, और इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी एक कविता पर खुश होकर जो है उनको अमीर का खिताब दे दिया था। और साथ ही दोस्तों खुसरो उनका तखल्लुस यानी कि उपनाम था। तो जब इनका नाम उपनाम जो है खुसरो था, तो इसके आधार पर बन गया अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये खुसरो की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, इस चीज़ का पता होना चाहिए। सॉरी, अमीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अमीर का खिताब किसने दिया था? ये दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, काफ़ी डीप इसमें स्टडी की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम्स 300 मार्क्स का है, वो भी केवल हिंदी। तो सोचिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों वे बन गए अमीर खुसरो। तो फाइनली अमीर की उपाधि उनको मिली, और खुसरो उनका जो है उपनाम था, तो इसलिए जो है इनका नाम अमीर खुसरो बन गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और वे अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के विद्वान रहे थे। उन्हें देखिए अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, तुर्की भी आती थी, संस्कृत का भी ज्ञान था दोस्तों, और हिंदी के तो विद्वान ही थे। तो ये सारी चीज़ें विद्वता जिनके अंतर्गत होती है, वही इन जो है काव्य रचनाओं के अंतर्गत उनका नाम दर्ज किया जाता है। उन्होंने फारसी में ऐतिहासिक साहित्य पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, फारसी में लिखी थी। ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की थी। साथ ही खड़ी बोलियों में पहेलियाँ और मुकरियाँ बुझाई थी। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो ने की मेन बात है कि इन्होंने क्या किया था। एक तो ऐतिहासिक साहित्य की पुस्तकें किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। साथ ही इन्होंने ब्रज भाषा में गीत और कव्वालियाँ लिखी थी। इस चीज़ को भी नोट करेंगे। जो है अमीर खुसरो की कव्वाली किस भाषा में थी? ये थी दोस्तों ब्रज भाषा में। इसके अलावा इन्होंने खड़ी बोलियों में क्या किया? खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ बुझाई थी। तो ये सारी चीज़ों का इसमें देखने को वर्णन देखने को मिलता है कि खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य का यंत्र का जन्मदाता भी माना जाता है। तो अमीर खुसरो जो हैं, एक तो कव्वाली हो गया, तराना गायन शैली हो गया, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता के तौर पे इनको जाना जाता है। अगले हैं दोस्तों हिंदी काव्य के अंतर्गत विद्यापति। विद्यापति की बात करें तो बिहार के दरभंगा जिले के बिशफी गांव के रहने वाले थे, और उन्हें मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो विद्यापति जो थे, इनको दो महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों। वो महाराज कौन थे? एक तो महाराजा कीर्ति सिंह का इनको विद्यापति को जो है संरक्षण प्राप्त था, और दूसरा था राजा शिव सिंह का। तो इन दोनों का संरक्षण प्राप्त था, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। अब ध्यान दीजिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से किनको जाना जाता है? वो हैं दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। विद्यापति हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। वह उनका मैथिली में रचित पदावली है। अब देखिए मैथिल कोकिल की उपाधि इनको कैसे मिली? क्योंकि इन्होंने जो है मैथिली भाषा में पदावली की रचना की थी। ठीक है, तो पदावली की रचना इन्होंने किस में की थी? मैथिली भाषा में की थी, इसलिए इनको मैथिल कोकिल जो है ये कहलाए। उसके अलावा यह मुक्ता काव्य है। जो पदावली है, एक मुक्ता काव्य है, और इसमें पदों का संकलन है। पूरी पदावली भक्ति और श्रृंगार की धूप छाई है दोस्तों। ठीक है, तो पदावली जो है किसकी रचना है? ये जो है विद्यापति मैथिल कोकिल की रचना है। ठीक है, मैथिली में इन्होंने रची थी पदावली को, और ये मुक्तक काव्य के तौर पे इन्होंने इसको व्यवस्थित किया था, और इसमें जो है पदों का संकलन किया था। तो पूरी पदावली भक्ति और श्रृंगार की धूप छाही के तौर पे जानी जाती है। तो पूरी पदावली काफ़ी हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पदावली है दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें वो चीज़ें हैं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, वो पंक्तियाँ हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपने इससे प्रीवियस हमारी जो क्लासेज हैं जिनमें हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनको आपने देखा होगा कि उसके अंतर्गत दोस्तों पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं और किसकी पंक्तियाँ हैं ये पूछा जा रहा है लगातार। तो इसीलिए हमने नोट्स के तौर पर भी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पंक्ति है दोस्तों, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अब देखिए दोस्तों ये 12 बरस लो कुकर जीवे, ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों जगनिक की। ध्यान रखिएगा ये जगनिक की रचना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये दूसरी पंक्ति है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी म्याहरा कंतु लज्जे जंतु वयस्यहु जय भगा धरु एंतु। ठीक है दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या हुआ? अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, हे बहिन वो यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं यानी सहेलियों के सम्मुख लज्जित होती। तो ये पंक्ति इसमें कही कि भला हुआ जो मारिया महिणी म्याहार कंतु लज्जे जंतु वैश्यशु जय भग्या धरु एंतु। तो ये हेमंत द्वारा रचित है। आगे बात करें तो दोस्तों, बालचंद बिज्वणी भाषा दोनों नहीं लगे दुजन भाषा। जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते, ये विद्यापति का है। ठीक है, बालचंद्र बिज्वणी भाषा दोनों नहीं लगे दूजन भाषा। जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष हैं उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते, ये किसकी रचना है? ये बात कही है विद्यापति की प्रमुख बातों के अंतर्गत आती हैं। आगे है दोस्तों, सठ भाषा पुराणम चो कुराणंग कथित मया। मैंने अपनी रचना सठ भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण और कुरान दोनों में से ले ली गई है। तो दोस्तों ये जो रचना है ये जो शब्द वाक्य है ये है चंद बरदाई का। सठ भाषा पुराणम चौ कुराणंग कथित मया। ठीक है, तो ये है, आपने देखा होगा प्रीवियस में हमने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इस एग्ज़ाम के लिए इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंस दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अगला है, मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोआ हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ठीक है, तो मैंने एक बूंद चखी और पाया कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। तो ये जो है संस्कृत साहित्य के संबंध में है और ये रचना किसकी है? ये है अमीर खुसरो की। मैंने एक बूंद चखी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों अमीर खुसरो की रचना। सरहपा के बाद हम बात करते हैं दोस्तों गोरखनाथ की रचना। इन्होंने जो पंक्ति कही है, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे, जो शरीर में है वही ब्राह्मण में भी है। ठीक है, जो शरीर में है वही ब्राह्मण में है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, तो जो शरीर में है वही कहाँ है? ब्रह्मांड में भी वही चीज़ है, ये इन्होंने कहा है। तो किसकी बात है ये वाक्य जो कहा गया है गुरु गोरखनाथ के द्वारा कही गई है। अगला गोरखनाथ की एक और है दोस्तों, वह है, गगन मंडल में ऊंचा कुबा वहाँ अमृत का वाशा सगुरा होई शु भरी भरी पीवे निगुरा जाय विपाशा। ये किसकी है दोस्तों? ये है गोरखनाथ की रचना। गुरु गोरखनाथ की रचना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये है अमीर खुसरो का ये वाक्य है, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मेरे। तो ये गीत है अमीर खुसरो का, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। तो ये गीत है किसका? है अमीर खुसरो का। अगला है दोस्तों अमीर खुसरो का, कड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो ये कव्वाली है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की,
ये कव्वाली इन्होंने अमीर खुसरो ने दी है। ठीक है दोस्तों, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अगला है दोस्तों, ये अमीर खुसरो की ही ये भी रचना है। छाप तिलक सब छीन रे मोशे नैना मिलाई के। तो ये पूर्वी अवधि में रचित कव्वाली है अमीर खुसरो की। छाप तिलक सब छीनी रे मोशे नैना मिलाई के। ठीक है, तो ये इनकी रचना है, काव्य रचना है। अगला है दोस्तों अमीर खुसरो का ही इसके अंतर्गत है। तो ये चार के चार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो इनमें से आप आ ही गया समझो, इस चीज को मान के चलिए। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। यानी कि एक थाल जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक थाल में सब कुछ था और सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। तो चारों ओर जो है वो थाल घूम रही है लेकिन उसमें से मोती एक भी नहीं गिर रहा है। तो ये कौन सा, ये पहेली है, ये अमीर खुसरो की पहेली के तौर पे जानी जाएगी। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल गिरे छोटी थाल गिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली है अमीर खुसरो की। ठीक है, इसको भी नोट करिएगा। अमीर खुसरो के चारों रचनाओं को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर है, नित मेरे घर आवत है रात गए फिर जावत है। तो फसत अमावस गोरी के फंदा हे सखी साजन न सखी चंदा। तो ये भी रचना किसकी है, ये भी अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। किसकी है, अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो के वाक्य हैं, नित तेरे घर आवत है रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के फंदा हे सखी जा साजन न सखी। ठीक है, चंदा यानी कि मुकरी मुकरनी, ये इससे जो है अमीर खुसरो की ये वाक्य लिए गए हैं। अगला है दोस्तों अमीर खुसरो का, ये खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, या ला पानी पिला। तो इसका मतलब कि अमीर खुसरो ने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें दे रखी हैं हिंदी काव्य के अंतर्गत जो बहुत ही यादगार होने वाली हैं और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी हेल्पफुल ये जो है क्लास होने वाली है दोस्तों। तो खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। ठीक है, तो ये इसका ये किसने है, ढकोसला है, अमीर खुसरो की ये रचना के तौर पे जाना जाता है। अगला है दोस्तों, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो यहाँ पर दोस्तों अमीर खुसरो की ही ये रचना है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कहता है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैल भई चहु देश। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने ये जो है ये वाक्यों के द्वारा अपने जो है वाक्य के द्वारा उन्होंने जो है इस जो निजामुद्दीन की मृत्यु हुई थी उसको जो है इन उसका बखान किया था कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केज, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। तो इतने मतलब वाक्य काव्य रचनाओं के इतने महारथी हिंदी काव्य के रहे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो सूफी मत में आराध्य यानी कि भगवान गुरु को स्त्री और आराधक भक्त शिष्य को पुरुष के तीर से देखने की रचायत इसमें रही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के पदों की। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद यानी कि जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में। तो ये बात जो कही गई है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद यानी कि जिसके रचयिता जयदेव हैं के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, और जैसे ही पदावली यानी कि विद्यापति की पदावली के पदों में देखने को मिलती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कहा है दोस्तों। आगे है दोस्तों, पिय संगमी कौ निददड़ी पियहो परोख्यो केम मई विनिभि विनिशया निदद न एम्ब न तैम्ब प्रिय के संगम में नींद कहाँ। प्रिय के परोक्ष में सामने न रहने पर नींद कहाँ मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई। नींद न यों न त्यों, ये किसने कहा है? प्राकृत व्याकरण के अंतर्गत है। ये है हेमचंद की वाक्य, यानी कि उनके वाक्य हैं हिंदी के अंतर्गत दोस्तों। अगला है, जो गुण गोवई अपना परया करे परशु तसु हऊ कलयुगी दुल्ह हो बलि की जऊ स्वर्णशु। ठीक है, जो अपना गुण छिपाए दूसरे का प्रकट करे और कलयुग में दुर्लभ सुजन पर मैं बलि जाऊं, ये दोनों हेमचंद की प्राकृत व्याकरण की रचना है हिंदी काव्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा हिंदी काव्य के अंतर्गत जो अंतिम हम यहाँ पर रचना की बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में, वह है माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, ये भी जो है किसकी है? ये है विद्यापति की रचना दोस्तों। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों जो आपने नोट्स के तौर पर भी आपके नहीं बनी होंगी। और साथ ही दोस्तों इसको जो है आप अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ये क्लास जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और साथ ही हमें जो है मोटिवेशन में मिलते रहे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, वो आसान से किस्त में हमारी मेंबरशिप है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं और आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि हिंदी के बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार हर क्लास में देखने को मिलेगा। आप जितनी बार क्लास को पढ़ोगे आपका मन पढ़ने को ही करेगा, इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।